ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सत्ता के संग्राम में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। प्रतिशत हम आपको बता दिए हैं, जैसे ही नए प्रतिशत आएंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं वो भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता रहे हैं कि इन जो 9 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें से 8 जो विधानसभा सीट हैं वो इसलिए खाली हो गई थी कि यहां के जो विधायक थे वो 2024 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें वो जीत गए और सांसद बन गए। परिणाम स्वरूप उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और जो एक सीट जो थी उसके विधायक जो है विधानसभा से उन्हें हटा दिया गया। कुछ उनके ऊपर एलिगेशन थे, इरफान सोलंकी जी थे, और इनको हटा दिया गया। हालांकि अब इन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लगातार मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। कुछ जो चीजें हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप मतदान केंद्र तक जाएं और मतदान जरूर करें। हम अपने साथी से चाहेंगे, पीसीआर से निवेदन करेंगे कि खैर विधानसभा जो अलीगढ़ की है, अगर ये चलाएं। कुंदरकी पे भी हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन खैर की अगर जो चलाएं, खैर विधानसभा और कुंदरकी, तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। अगर कुंदरकी की आप देख सकते हैं कि कौन विजेता है, कौन विजेता नहीं है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा खैर आ गया। इसमें मतदाता 4,04,000 और पुरुष और महिला मतदाताओं आपने देखा। ये जातीय समीकरण भी आप देख लीजिए कि जाट कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। मुस्लिम यहाँ पर 30,000 हैं, अनुसूचित जाति 1 लाख हैं। और अगर जो जनादेश की बात करें खैर की और टक्कर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं चारुकैन हैं और बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर हैं, बसपा से पहल सिंह हैं। और ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जातीय समीकरण। ये यहाँ के समीकरण हैं कि कौन कितना है। कुल मतदाता 4,04,000, पुरुष मतदाता 2,16,000 और महिला मतदाता 1,88,000। अगर जो बात करें 2022 में मतों की, ये आप स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ हम जरूरी चीजें हम आपको बता दें कि 2022 की अगर जो बात करें तो बीजेपी यहां 55.55% यहां पर इसको मत मिले थे और बीएसपी यहां पर दूसरे नंबर पर थी। और चारुकैन जो हैं ये यहां से बीएसपी की प्रत्याशी थी, इनको 25.98% यहां पर वोट मिले थे। अगर जो बात करें तो अब चारुकैन सपा में आ गई हैं, यानी कि बीएसपी में थी, अब वो सपा से प्रत्याशी हैं और बीजेपी को टक्कर देने के लिए लाई गई हैं। ये बड़ी बात है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर जो बात करें कुंदरकी की, जैसा कि अभी इससे पहले ग्राफिक्स चल रहे थे कुंदरकी की, तो अगर जो कुंदरकी की बात करें तो किनके बीच टक्कर है हम ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मतदाता कितने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जातीय समीकरण यहाँ के क्या क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और ये तमाम चीजें हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर जो तो हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, इनसे भी चर्चा करेंगे और रिपोर्टर भी जुड़ेंगे और ताजा हालात भी बताएंगे। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन ये जो खैर विधानसभा आप देख रहे हैं, ये 2022 का जनादेश अनूप प्रधान यहां पर जीते थे और हारी थी चारुकैन। ये इनको चारुकैन को 25.98%, और आप देख सकते हैं कि ये बीएसपी से प्रत्याशी थी, अब ये सपा में आ गई हैं। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि चारुकैन के पास जो है बीएसपी के कुछ वोट बैंक होंगे, कुछ वहां भी लोग होंगे, सपा इनको सहयोग करेगी, यानी कि इनका परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीएसपी में रहते हुए, दूसरे स्थान पर रहते हुए, इनको मात्र 25.98% वोट मिले हैं, यानी कि अगर जो कह सकते हैं कि 26% वोट मिले हैं, तो यह बहुत ज्यादा नहीं है।
क्योंकि जो बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि जी थे, इनको 55.55% वोट मिले थे, यानी कि इनके ठीक दूना। इसको लांघ पाना, क्या सपा में आने के बाद और बीएसपी के कुछ लोगों से संबंध है, तो हो सकता है बीएसपी में रही हैं तो वो वोट भी इनके पास आ जाए, तो कितने प्रतिशत वोट आ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और ये देखने के बाद और सपा के वोट इनके साथ जो जुड़ेंगे, ये कितना जुड़ पाते हैं और क्या बीजेपी को लांघ पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस की अगर जो बात कर लें तो 2022 में 0.66% यानी कि परसेंट इतने ही इनको वोट मिले थे। तो कांग्रेस इनके साथ है भी और नहीं भी तो 1% भी वोट नहीं है 2022 में। तो ये दिक्कत है। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अचानक हवा बदलती है, हवा का रुख बदलता है, कुछ भी बदल जाता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हालात हैं। और अब मतदान हो रहा है, तो अगर प्रतिशत मतदान बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, कम हो जाते हैं तो क्या होगा। तो हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और हम आपको मेहमानों से परिचय करा दें जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर ऋषि चौरसिया, नेता बीजेपी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल मिश्रा जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर ऋषि चौरसिया, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव हो रहे हैं, 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। रविंद्र जी, आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ते रहे हैं, बहुत अच्छी डिबेट होती है, मुस्कुराते रहते हैं और आज भी मुस्कुराहट आपका कायम है। तमाम आरोप भी लग रहे हैं इस चुनाव में, सपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि रोका जा रहा है, वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर जो बात खैर विधानसभा की करें तो यहाँ पर अभी ऐसी कुछ खबरें नहीं आई हैं। देखिए, अतुल मिश्रा जी भी हमारे साथ जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी मेहमानों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और रविंद्र सिंह जी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रविंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो बीजेपी 2022 में 55.55% वोट पा रही है और जिसको आपने अपना प्रत्याशी बनाया है वो बीएसपी से रही हैं, 2022 में चुनाव लड़ी हैं, वो 25.98% वोट यानी कि 26% मान लेते हैं वोट वो पाई हैं। सपा के साथ जुड़ गई, कांग्रेस भी आपके साथ है, लेकिन अगर जो कांग्रेस देखें तो 1% भी वोट नहीं पाई है 2022 में। तो पूरा गुणागणित करने के बाद चारूकैन को आप अपनी प्रत्याशी को जीता हुआ मानते हैं? इतना डबल कैसे क्रॉस कर पाएंगी, ये साइकिल कैसे चल पाएगी? दूना चढ़ाई है यहाँ पर। प्रत्याशियों की लिस्ट है जी, उसमें से सबसे युवा प्रत्याशियों में से श्रीमती चारूकैन जी हैं। उनके साथ 4 यूएसपी है, जिसके कारण उनका जीतना लगभग निश्चित है। एक तो पहली बात महिला है, तो यहाँ पर आधा वोट महिलाओं का है। दूसरा, वह युवा हैं, तो लगभग 30% वोट युवाओं का है। तीसरा, उनकी शादी जाट से हुई है, तो यहाँ जाट मतदाता है डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। स्वयं में दलित हैं वह। ये चारों फैक्टर, महिला, युवा, जाट और दलित, ये मिला के उनको जिता रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामयाबियां हैं वो तो जन जन में घुसी पड़ी हुई। चुनाव से पहले बीएलओ बदल देना, अधिकारियों को बदल देना, यादव अधिकारियों को बदल देना, मुसलमान अधिकारियों को बदल देना, इसका भी असर पड़ा है। फिर ठीक इन चुनाव से पहले सरकार प्रायोजित दंगे, सरकार प्रायोजित बालकों का नरसंहार, प्रशासनिक अधिकारी जो भविष्य में होते उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनमें से भी एक बच्ची पर जो दिव्यांग बच्ची थी और प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी, उसका बैसाखी खींच के भाग जाना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई हैं, ये सरकार की नाकामयाबी में हवन का काम करती हैं, आहुति देती हैं। तो सरकार तो नाकामयाब है, लेकिन जो चारू जी हैं, चारू जी हारने के बाद भी लगातार एक्टिव रही। अब यहाँ से वाल्मीकि जी थे, तो वाल्मीकि जी
तो कहीं दिखाई नहीं पड़े, सांसद बन के चले गए। चारू जी लगातार एक्टिव रही और उनके साथ इस क्षेत्र के जो जीत के जितने भी समीकरण हैं सब उनके साथ में आते हैं। और जो यहाँ के पिछले जीते हुए प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। तो इन सब का लाभ हमको मिलेगा। और पहली बार, अभी तक हम कभी भी खैर में जीते नहीं है, तो पहली बार हम लोग खैर से जीत के आएंगे। और जो अगर आप पूरा का पूरा हमारा प्रत्याशियों का सूची देख लीजिएगा तो हमारी जो प्रत्याशियों में से 5 महिला हैं, जिनमें से 4 युवा हैं और एक सामान्य सीट से हमने एक दलित प्रत्याशी को वोटर बनाया है। ये जो हमारा समीकरण है पीडीए का, ये समीकरण भी हमको जिताने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की बदमाशियां चल रही हैं, ऐसी कोई अप्रिय घटना की जो बात आप कर रहे हैं अभी तक खैर से तो नहीं आई हैं, लेकिन मारपीट करवाया मीरापुर में, मीरापुर के प्रत्याशी और उनके ससुर के ऊपर में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ऐसी ही घटनाएं आ रही हैं करहल जैसी सीट पे, जहां हमारा स्ट्रांग होल्ड है फूलपुर में कि हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ऐसा किया था लोकसभा चुनाव में भी, तब भी हम जीते थे। ऐसा जितना करेंगे उतना ही हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लाभ मिलेगा और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मतलब आप भी ये सोच रहे हैं कि देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, मतलब इस सिद्धांत पे आप चल रहे हैं। चलिए, बीजेपी हुए सर, हमने बताया चार फैक्टर हैं, चारों फैक्टर हमारे पक्ष में, हम जीते। ठीक है, लेकिन बीजेपी का भी तो कुछ गणित होगा ना, ये तो आपका गणित है। अब बीजेपी का गणित क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी, आपका गणित क्या कहता है? रविंद्र जी ने तो पूरा समीकरण ही बता दिया कि जो जाट हैं वो इनके साथ हैं, एससी वोट 1 लाख है ये भी इनके साथ है, मुस्लिम 30,000 है ये भी इनके साथ हैं, और जाट वो 1,15,000 हैं, और महिला तो हैं ही हैं, और महिला वो प्रत्याशी हैं। तो ये सब मिल करके इनका वोट बैंक ज्यादा हो रहा है और इस बार जीत जाएंगे। आपका गणित क्या है, जरा ये बताइए। रही थे कि चारू जी, अनूप प्रधान जी कहीं नजर नहीं आए। यदि अनूप प्रधान जी नजर नहीं आते तो क्या लोकसभा का चुनाव जीतते? क्या 2022 में जब अनूप प्रधान जी चुनाव, तब भी सपा अलग थी, भाजपा अलग थी, ये लोगों ने तब भी अनूप प्रधान जी भारी मतों से वहां पर चुनाव जीते। तो फिर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, पूरा जाट समाज, अनुसूचित समाज, सबका साथ, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में यदि पार्टी को हजम नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले दंगा खुद ही कराते थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं हो रहा, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी, आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी, आप ना अपने मोबाइल के स्पीकर बंद कर लीजिए, नहीं तो इको होता रहेगा। जी जी जी, हम आएंगे आपके पास, आएंगे जी आपके पास आएंगे, आप पूरा जवाब दीजिएगा। तब तक जो भी तकनीकी खामियां हैं दूर कर ली जाएं। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। खैर विधानसभा सीट की बात हो रही है, अलीगढ़ जिले की है ये सीट। अनूप प्रधान वाल्मीकि जी यहाँ से चुने गए थे, अब सुरेंद्र दिलेर जी आए हैं, चारूकैन जी भी हैं, बसपा से फहल सिंह जी हैं। दावे तो सभी कर रहे हैं, इन दावों में दम कितना है और किसका लग रहा है? मुद्दे क्या हवा में तैर रहे थे इस बार प्रचार में? एक बार कहूंगा कि चुनाव सिर्फ 2 ही चीजों पर आधारित है। एक जातिगत समीकरण जो नेताओं ने बना दिया, ये चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम रह गया, ना कि प्रत्याशी के तौर पे रह गया। आपने इधर सीट की बात की, आपने मीरापुर सीट को आप देख लो। मीरापुर सीट में आजाद समाज पार्टी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, सबने मुसलमान उतार दिया। मुसलमान आपने क्यों उतारा? सिर्फ इसीलिए तो उतारा कि वहां की सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए आपने उतारा।
और उसके बाद कुदरती की सीट देख लीजिए, सपा, बसपा, AIMI तीनों ने तुर्क बिरादरी उतार दिया, प्रत्याशी उतार दिए। क्यों? क्योंकि वहां 40% तुर्क हैं। क्या ये चुनाव खाली जातिगत समीकरण पर ही आधारित रह जाएगा कि प्रदेश की तरक्की, प्रदेश के विकास की तरफ आधारित होगा? अभी पार्टी चुनाव जीत जाए, विपक्षी पार्टी, तो ईवीएम खराब नहीं होती है कुशवाहा जी, और अगर वही सत्ता नशीन पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। जैसे भी हमें एक प्रवक्ता हमारे कह रहे थे, आपने भी कहा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, काफी दबाव दिया जा रहा है। ये चुनाव में होता है, ये विपक्षियां पार्टी कहती हैं। सीधी सी बात है, विपक्षी पार्टियों का ये बेसिक एक एम बन चुका है कि किस तरीके से हम सत्ता पक्ष की पार्टी पर दोष मढ़े। और चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है, जो इतने बढ़िया चुनाव कराता है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि भाई ईवीएम खराब है। और आपको याद होगा जब ये चुनाव हुआ विधानसभा वाला, इसके पहले हरियाणा वाला सब, तो उस पर भी इसको देखा गया और उस पर भी चुनाव आयोग ने, ऑटोनॉमस पार्टी है, उस पर भी आप ब्लेम लगाते हो। तो चुनाव अगर आप मान के चलिए तो कब तक जातिकरण समीकरण पर चलेगा? आप हिंदू कराएंगे, आप मुस्लिम कराएंगे। अखिलेश यादव जी बंबई जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, इंडी गठबंधन कहेंगे को इंडी गठबंधन है। आपने फिर वहां पर अपने मन से सीटें क्यों उतार दी? अभी इन्होंने कहा, सपा के प्रवक्ता ने, कि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर जीतेगा। तो आज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहां पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, वहां के नेता से मिलते हैं और सीटों का वहां पर घोषणा कर देते हैं। वहां पर इंडी गठबंधन कहाँ चला जाता है? क्या टोटल ये जातिगत समीकरण नेताओं के दिमाग में बैठा हुआ है कुशवाहा जी, किस तरीके से हमको किसको कहां पर उतारना है और सीट को हासिल करना है। मुस्लिम बाहुल्य सीट महाराष्ट्र में, वहां पर प्रत्याशी उतार दिए गए। यहाँ 9 सीटों के मुस्लिम बाहुल्य सीट प्रत्याशी उतार दिए गए। अरे हिंदू और मुसलमान की कुशवाहा जी कब तक राजनीति चलेगी? या तो ये कहना बंद कर दीजिए, जब चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्या झूठ बोलने की जरूरत है? कितना झूठ बोलेंगे ये राजनीतिक दल, कितना झूठ बोलेंगे? इंतहा खत्म कर देंगे। और ये बाइफरकेशन की राजनीति चल रही है इस समय। क्या जनता नहीं समझती है? जनता इस चीज को समझ चुकी है। जनता जिस समय वोट डालने जाती है उस समय पर यह चीज सोच, चलिए हमारे बच्चों की तरक्की चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, इस विचार पर ही इस जो विधानसभा है इसमें वोट डाले जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने फतवा जारी कर दिया। फतवा एक जारी हो गया कि भाई इस तरीके से ये स्थितियां जब देश में बनना शुरू हो जाएंगी, फतवाओं पर वोट पड़ने लगेगा और फतवाओं पर नेता डिसाइड होने लगेंगे, तो फतवाओं पर कुशवाहा जी देश चलेगा। और जहां पर देश फतवाओं पर चलता है, और कंट्रियों में जो फतवा से देश चल रहा है, उनकी स्थिति को आप देख रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है जी, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप बने रहिएगा। हाँ, हमें आपसे बहुत कुछ कहलवाना है तो जी बिल्कुल। हम आएंगे डॉक्टर ऋषि चौरसिया, नेता बीजेपी, आपके पास आना चाह रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे और जी समाजवादी पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है तो वो सीधे आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करा रही है, हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हमारे अधिकार को छीना जा रहा, संविधान खत्म कर देंगे। दुनिया भर की बातें झूमर फैलाने का काम पूरे देश में करते हैं। इन लोगों ने कहा कि उपचुनाव में हमारे प्रत्याशियों को दबाया जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, जैसे आज मध्य प्रदेश, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी जो है वोटिंग हुई थी उस समय भी इन लोगों ने इसी तरीके से अफवाहें फैलाई थी। आज महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर भी शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। मत प्रतिशत अभी तक कम पड़ा है, पर अभी क्योंकि आज ठंडी का मौसम था तो वोटर जल्दी नहीं निकले, पर अब हाँ मत प्रतिशत बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश करहल में तो
4 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए थे करहल विधानसभा। हाँ। जी। करहल में 4 बजे से लगे हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की 9 की 9 सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा और वो अभी से आरोप लगाना उन्होंने शुरू कर दिया कि यहाँ पर वोट नहीं डालने दिए जा रहा है, ये नहीं तो सब स्वतंत्र सब। एक बात और बता दीजिए, लगे हाथ, चलिए ठीक है, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि कुंदरकी में हाजी रिजवान, रफतुल्लाह, मोहम्मद वारिस, हाजी चांद बाबू, मतलब इस तरह के, मतलब एक तरह से मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं इनको उतारा गया है। आपने क्या सोचा रामवीर सिंह ठाकुर जी को यहाँ पे उतार दिया, जबकि अगर जो देखा जाए मुस्लिम वोटर तो 1.5 लाख के करीब हैं यहाँ पर। देखिए, जो हमारा भी वहाँ पर वोट है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से अब की 100% चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है और वहाँ पर ये चाहे जितने को भी उतार दें, जैसे जो भी नाम आपने गिनाए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैं इतना विश्वास है क्योंकि इसके अलावा जो भी लोग हैं, हमको अब की मुस्लिम वोट भी मिल रहा है, मुस्लिम वोट भी हम लोगों को मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे और वो कर भी रहे हैं। चलिए, तो इस हिसाब से तो नहीं उतारा गया है आखिर। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रविंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कुंदरकी में आपने भी मुस्लिम प्रत्याशी, अन्य पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और बीजेपी ने हिंदू प्रत्याशी उतार दिया है। हिंदू मुस्लिम तो होता ही है, जातियों के गणित भी ये किए जाते हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा यह सवाल है कि आपको नहीं लगता कि यहाँ मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ जाएगा, नुकसान हो सकता है, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होगा, रामवीर ठाकुर जी जीत जाएंगे? जी, अगर हम पूर्ववर्ती परिणाम देखते हैं देवेंद्र जी, कुंदरकी जो है मुरादाबाद लोकसभा सीट में आता है। 2017 में 6 विधानसभा सीटों में से 4 पे हम जीते थे, समाजवादी पार्टी। 2022 में 6 में से 5 विधानसभा में हम जीते थे, समाजवादी पार्टी। अब कुंदरकी विधानसभा में ले लीजिए, कुंदरकी विधान में जब चुनाव है तब से एक बार अपवाद छोड़ दीजिए 1993 में बीत गए। एक बार चंद्र विजय सिंह जीते थे, उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी जमानत भी नहीं बचा पाई है। तो हमें इस बात का पूरा विश्वास है। आपने कहा मुस्लिम वोट का डिवीजन, खाली मुस्लिम वोट का ही नहीं, पूरे पीडीए के वोट का डिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना इस 7.5 साल में हमको उत्पीड़ित किया गया है पीडीए समाज को, तो पीडीए समाज हर चीज के लिए तैयार खड़ा हुआ है और हमारे ही पक्ष में वोट डालने जा रहा है। ऐसा विगत लोकसभा चुनाव में भी हो चुका है। तो 31 साल से तो ये एक बार जीतने के बाद 31 साल से वैसे ही बाहर हैं, जिले से भी बाहर हैं, 6 विधानसभा सीटों से भी बाहर हैं। अब जो इन्होंने सबसे ज्यादा किया, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ आज कुंदरकी में, पुलिस खड़ी होकर आईडी चेक करने लगी। मतलब जो वहां पर आहुति दी जा रही थी, पुलिस उसमें घी छिड़कने का काम कर दिया। तुरंत हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत किया कि पुलिस किस अधिकार से आईडी चेक कर रही है। खैर, उसका संज्ञान लिया गया, कुछ जगहों पे रोका गया, अभी सुनाई पड़ रहा है कुछ जगहों पे चल रहा है। तो इस प्रकार के आरोप हमारे नहीं होते हैं। इस प्रकार के आरोप जब हम भेजते हैं तो वीडियो के साथ में भेजते हैं। और रही बात ईवीएम की, हम ईवीएम से अगर पूरे भारतवर्ष में भी सरकार बना लेंगे तो ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे। हम सरकार इसलिए बनाते हैं या हम जीतते इसलिए हैं कि जी इनकी ईवीएम की सेटिंग रहती है, उससे पार चले जाते हैं तो हम विजय करके आते हैं। तो कुंदरकी एक परंपरागत रूप से हमारी इंडिया गठबंधन की सीट रही है, इस बार भी इंडिया गठबंधन की सीट रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जैसे 17 में हारी, 22 में हारी, इस बार भी उसी तरीके से हार के बाहर होगी। अतुल मिश्रा जी, क्या लगता है कुंदरकी विधानसभा जो सीट है ये एसपी अपने पास बचाकर रख पाएगी? क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है, 10% का अंतर है। जी,
10% का अंतर है। देखिए, इस बार ये सीट पर बहुत बढ़िया समीकरण बैठा है। हाँ, तुर्क बिरादरी 40% है कुशवाहा जी। उसमें सपा, बसपा, AIMI ने तीनों ने तुर्क बिरादरी के प्रत्याशी उतार दिए हैं, तीनों के तीनों। अब जब ये तीनों लोग लड़ेंगे और 40% तुर्क बिरादरी जो सीट को डिसाइड करती है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि तीनों के बीच में कितनी लड़ाई होगी। 19 सीट की बात, 12 में से 11 मुस्लिम उतरे हुए हैं, उसमें एक ही हिंदू चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब फिर मैं कुशवाहा जी कहना चाहता हूँ कि कब तक जाति का समीकरण चलेगा। आप ये बताइए, मीरापुर में 57 साल में वहां का कोई भी लोकल कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है। बाहर का व्यक्ति आता है, चुनाव जीतता है और चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आप समझ रहे हैं जातिगत समीकरण है, उतार दिया जाता है बाहरी आदमी को, वो जीत जाता है और वो चला जाता है। आपने विकास के नाम पर कुछ सोचा ही नहीं। अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा 4 सीटें मैंने जीती, फिर उन्होंने कहा मैंने 5 सीटें जीती। आप सीटों को ना बताइए, आप ये बताइए आपने वहां 4 सीटों के बाद विकास क्या किया, 5 सीटों के जीतने के बाद विकास क्या किया, वो बताने लायक आपके पास में कुछ नहीं है। उसको आप चैनल के बैठ कर बताते तब तो हमको मजा आती कि हाँ, आपके प्रत्याशी ने वहां पर विकास किया और आपने जातिगत समीकरण के अंतर्गत उसका चुनाव नहीं लड़ा, विकास के तौर पर चुनाव लड़ा। आप वहां पर जाएंगे, आप ये बताएंगे इतने मुस्लिम हैं, इतने हिंदू हैं, इतने ये हैं। ये चुनाव नहीं होता है कुशवाहा जी। चुनाव होता है हमारे विकास को लेकर, हमारी शिक्षा को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर। कितने भी पॉलिटिकल यहाँ पर आ जाएं, वो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब की बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत क्या करते हैं? ये मेरा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट मजबूत है, ये जातिगत समीकरण है, इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी की एक मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, आज वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जातिगत समीकरण की राजनीति की थी, दलित की राजनीति की थी, इन लोगों की बहुजन समाज पार्टी बना ली थी। कितने दिन सरकार चली, उसके बाद आज मायावती जी का असर आपने देख लिया, सीटें नहीं मिलती हैं। कब तक जातिगत राजनीति आप करोगे? कब तक आप मुसलमान और हिंदू को लेकर चलोगे? आप कहते हो 37 सीटें आपने ऐसे ही जीत ली समाजवादी पार्टी ने। आप EVM की बात करते हो, आप अधिकारियों की बात करते हो, आप पुलिस वालों की बात करते हो, डराया धमकाया जाता है। 37 सीटें आपकी कैसी आ गई? अयोध्या ऐसी सीट जहां पर आपके प्रत्याशी जीते, जिनको अखिलेश यादव जी हम आपको रोकना चाहेंगे सर, एक रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी सहयोगी वैशाली के पास। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर नागपुर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा चल रहा है, लोगों से अपील की है बड़े पैमाने पर वोट करें। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं नागपुर से, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने लोकतंत्र का कहा सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, लोगों से अपील की है कि बड़े पैमाने पर वोट करें, घर से बाहर निकले और वोट करें। क्या कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का बयान सामने आया। कहा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो रहा, समाजवादी पार्टी का काम है चिल्लाना। ये बड़ी खबर इस वक्त अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। कहा समाजवादी पार्टी का काम है चिल्लाना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त अंबेडकर नगर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी
धर्मराज निषाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है चुनाव। चलिए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ क्या कहते हैं बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद। चुनाव जो है पूरे विधानसभा में शांतिप्रिय ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। और हमने तो अपील भी किया है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वोट कमल के सामने बटन दबाकर जिताने का काम करें, जिससे मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा को गोद लिया है। आगे जो है यहाँ इसका विकास हो। वोटरों में कोई उस तरीके का खास उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? अब वोटर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं दबा दिया गया है, किसी को कुछ नहीं, घर से निकल रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह लाइन लगी हुई है, वोटर आ रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मुंबई से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते हैं आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया। वोटिंग की बात बोले हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने लोगों से अपील की है, कहा है बाहर निकले और वोट करें। आपको बताते हैं वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है आदित्य ठाकरे। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मिल रही है, जहाँ वोटिंग के बाद बोले हैं आदित्य ठाकरे, लोगों से अपील की है, कहा बाहर निकले और वोट करें। वर्ली विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है आदित्य ठाकरे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त मुंबई से, जहां पर वोटिंग के बाद बोले हैं आदित्य ठाकरे, लोगों से अपील करते हुए नजर आए, कहा बाहर निकले और वोट करें। आपको बता दें वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है आदित्य ठाकरे। इसी के साथ रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर की ओर रुक करते हैं, जो आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ठाणे से, जहां महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने वोट डाल दिया है। खोपरी पचपखड़ी सीट से है उम्मीदवार, लोगों से मतदान करने की अपील की है। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ठाणे से, जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाल दिया है। खोपरी पचपखड़ी सीट से उम्मीदवार है। आपको बता दें एकनाथ शिंदे, लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ठाणे से, जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाल दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ वोट डालते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है, उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है। तो सत्ता का जो संग्राम है उसमें हम अपने मेहमानों के साथ उत्तर प्रदेश की सीटों पर जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर बहस कर रहे हैं। जो बड़ी खबरें थीं हमारी सहयोगी वैशाली ने दर्शकों को बताया। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर ऋषि चौरसिया, नेता बीजेपी, और अतुल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब अगला जो सवाल है रविंद्र जी आपसे। रविंद्र जी, मझवा सीट जो है, मंझवा सीट, उसमें सुचिस्मिता मौर्य, डॉक्टर ज्योति बिंद, दीपक तिवारी इन विभिन्न पार्टियों से, यानी बीजेपी, सपा और बीएसपी से चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर ज्योति बिंद, अगर जो बात करें 2022 की, तो निषाद पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी, 42.7% मत मिले थे। सपा दूसरे नंबर पर रही थी। फिर वही सवाल यहाँ पर, डॉक्टर ज्योति बिंद को आप ले आए हैं, रोहित शुक्ला थे उस समय। क्या लगता है आपको कि ज्योति बिंद, डॉक्टर ज्योति बिंद टक्कर दे पाएंगी, मात दे पाएंगी? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 28% जो है मत, करीब करीब 28% सपा को था 2022 में, और 42.7% बीजेपी को, माफ कीजिएगा, निषाद पार्टी को। देखिए ये सीट जो है उत्तर प्रदेश की
ऐसी सीट है जिसमें आदिवासी बहुत ज्यादा आते हैं जी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने की हिम्मत नहीं किया था तो उन्होंने निषाद पार्टी को दे दिया था। निषाद पार्टी यहाँ से जीती भी और उनके विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगे, बलात्कार जैसा आरोप लगा और उनको सजा हुई नाबालिग के साथ में। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यह है। दूसरा फैक्टर यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ। पानी की बहुत कमी है, मिनरल्स वाला क्षेत्र है, लेकिन इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता है। जो आसपास में 2-3 बड़ी कंपनियां हैं वो सारा लाभ लेके चली जाती है यहाँ से। डॉक्टर ज्योतिबिंद एक पढ़ी लिखी और नौजवान महिला हैं। उनका प्रभाव भी है, व्यक्तिगत प्रभाव भी है क्षेत्र में, उनके परिवार का भी व्यक्तिगत प्रभाव है और समाज सेवा से जुड़ी रही हुई है। तो उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव और सरकार के जो नकारात्मक पहलू थे और यहाँ के पूर्व विधायक के जो कुकर्म थे वो सब मिला के हमारे पक्ष में माहौल बनाते हैं। और इस सीट पे हम और इंडिया गठबंधन लगातार एक के बाद एक जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। हम उस समय भी जीता करते थे जब ये क्षेत्र दस्ती बहुल इलाका कहा जाता था। तो इस सीट पे तो हम लोगों को कोई समस्या ही नहीं है। और इस सीट पे एक अच्छाई और भी है कि यहाँ से निषाद पार्टी के उम्मीदवार लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ना लड़के खुद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उनको किनारे कर दिया। तो हमारे जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योतिबिंद, उनके पक्ष में पूरी तरीके से माहौल है। सरकार की नकारात्मकता, जो वर्तमान विधायक था उसके दुष्कर्म और जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं वो बार बार तुर्क शब्द का यूज कर रहे हैं। तुर्क शब्द का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूज होता है वो तुर्की लोगों टर्किश लोगों के लिए होता है। तो टर्की मूल के लोग भारत में नहीं है। अगर वो मुसलमान के लिए भी यह शब्द प्रयोग कर रहे हो तो यह शब्द उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी मतलब एक 0.001% टर्किश आबादी भी भारत में नहीं रहती है। जी धन्यवाद। जी अतुल मिश्रा जी इसका जवाब देंगे, हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी, जैसा कि अभी रविंद्र जी ने कहा है और इनका अंदाज खास है, कुछ भी कहते हैं तो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं। जैसे अभी अतुल मिश्रा जी पर जो इन्होंने बात कही है, तुर्क पे आपत्ति जताई है, वो भी गंभीरता से नहीं, बड़े मुस्कुराते हुए इन्होंने आपत्ति जताई है। उसका जवाब तो देंगे अतुल मिश्रा जी, लेकिन सवाल यह है कि निषाद पार्टी से यहाँ पर विधायक थे, निषाद पार्टी को टिकट न देकर के बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। निषाद पार्टी क्या आपको पूरी तरह से सहयोग कर पा रही है, मतलब खुल के सामने है? भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन से पूरी तरीके से पूरी ताकत से निषाद पार्टी लगी हुई है। और निषाद समाज का जो भी उपचुनाव 9 सीटों पर है, सब पर वो उनका प्रचार प्रसार हर बूथ वाइज उन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने का काम निषाद पार्टी पूरी से कर रही है, चाहे हमारा अपना दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो। तीनों जो भी हमारे लाइन से जो भी हमारे गठबंधन की पूरी पार्टी है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रत्याशी के साथ बूथ स्तर तक का चुनाव प्रचार कर रही है। और आप निश्चित तौर है, अभी क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये लोग ईवीएम को दोष देंगे। अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे हम उस चुनाव में 9 की 9 सीटें जीतेंगे तो ये बताएंगे साहब इन्होंने गुंडागर्दी किया, पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया, ईवीएम वापस सेट हो गई, ये हो गया, दुनिया भर का नाटक। जैसे आप हरियाणा के चुनाव में ये लोग फुल बहुमत की सरकार बनकर आ रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक का कार्यकर्ताओं ने सभी लाइन्स के साथ के साथ अपना साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने काम किया है। वहाँ के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक एक नीचे स्तर तक के वोट कार्यकर्ताओं को
पार्टी से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने का काम किया। वही महाराष्ट्र के चुनाव में भी आप देखिएगा, अब की भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है और हम लोग झारखंड भी अब की सरकार बनाने जा रहे हैं उपचुनाव के 9 साल। जी बिल्कुल, उम्मीदें हैं तो उम्मीदें होनी भी चाहिए। अतुल मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी रवीन जी ने कुछ कहा था तो इको ज्यादा थी तो मैं सुन नहीं पाया। मैं ये चाहूंगा कि कुशवाहा जी आप उस चीज को हमें बताएं तो उसकी सफाई मैं दे सकूं। तुर्क पे आपत्ति थी कि ये जो टर्की लोग हैं यहाँ पे उन्हें हम तुर्क यहाँ पे बोलते हैं और टर्की से यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए इनको तुर्क मतलब मुस्लिम को आप तुर्क बोलते हैं, तो उस पे आपत्ति। मैं सपा प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ कि जातिगत समीकरण क्या होता है। ब्राह्मण होता है, मुस्लिम होता है, ईसाई होता है, सिख होता है, ये भी कहीं से आया होगा, उस पर कभी आपने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जो आपकी कुंदरकी सीट के बिरादरी के लोग हैं उस पर आपको आपत्ति तुरंत हो गई। ये किसी को इंडिकेट नहीं किया गया जानबूझकर, ये वहां के वोटर हैं उनको बताया गया है। तो अगर आपको इस पर कुछ कहना या सोचना है तो इस विचार को भी सोचिएगा कि ये एक बिरादरी है और बिरादरी वहां पर रहती है कुंदरकी में, और इस सीट पर उसका बाहुल्य जो वोटों के प्रतिशत को बढ़ाती भी और घटाती भी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, सबका साथ सबका विकास। कभी भी वोटों का समीकरण मोदी जी ने नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने। मैं मोदी जी का नाम नहीं प्रधानमंत्री जी का लूंगा क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी कास्ट को लेकर, किसी भी जाति को लेकर उन्होंने जितनी भी योजनाएं की उसमें बंटवारा नहीं किया। कुशवाहा जी आपको भी याद होगा, आपका चैनल है, आप दिखाते हैं, चाहे जल से नल की योजना हो, चाहे गैस की योजना हो, चाहे मकानों की योजना हो, चाहे जनधन की योजना हो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने % इस जाति ने जनधन ले लिया या इतने % जल से नल इन जातियों को मिल गया, सबको मिला। तो अगर उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो पार्टियों को यह देखना चाहिए कि अगर देश को कोई पार्टी या कोई प्रधानमंत्री उस चीज को बढ़ा रहा है तो उसमें हम जातिगत समीकरण न लाकर देश के प्रति, मैं फिर वही कहूंगा, देश का विकास, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, इस पर बात करना बहुत जरूरी है और डिबेट में इस पर बात होनी भी चाहिए। कुशवाहा जी बिल्कुल बिल्कुल होगी भी। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बड़ी खबर के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त मुरादाबाद से। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सपा उम्मीदवार की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई है। हाजी रिजवान ने पुलिस पर आरोप लगाया है। सपा उम्मीदवार का आरोप पुलिस डाल रही है। वोट कुंदरकी से सपा प्रत्याशी है हाजी रिजवान। हाजी रिजवान ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। 275 बूथों पर सपा के पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां सपा उम्मीदवार की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक हो गई है। आपको बता दें, हाजी रिजवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा उम्मीदवार का आरोप है पुलिस डाल रही है वोट कुंदरकी से। सपा प्रत्याशी है हाजी रिजवान जिन्होंने आरोप लगाया है। हाजी रिजवान से पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा 275 बूथों पर सपा के पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो अब समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः सत्ता का संग्राम जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।